अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार के नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश आ चुका है। स्थानांतरण दो तरह का होना है। पहला ऐच्छिक स्थानांतरण है जो महिला एवं दिव्यांग शिक्षक या शिक्षिकाओं के लिए है, और दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जो पुरुष शिक्षकों के लिए है। आइए हम जानते हैं कि ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ट्रांसफ़र, शिक्षक के ट्रांसफ़र का मतलब है उसके संवर्ग का ट्रांसफ़र। और संवर्ग क्या है? तो संवर्ग का मतलब है संबंधित नियोजन इकाई। जैसे नगर निकाय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, या जिला परिषद माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, या नगर प्रारंभिक के शिक्षक हैं, या पंचायत प्रारंभिक के शिक्षक हैं, तो यही उनका संवर्ग होगा। जो शिक्षक जिस स्तर के हैं, जैसे क्लास 1 to 5 के हैं, या 6 to 8 के हैं, या 9th 10th के, या 11 12 के हैं, तो ये शिक्षक का संवर्ग कहलाएगा। और ट्रांसफ़र, शिक्षक के ट्रांसफ़र का मतलब है संवर्ग का ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये हुआ है क्लास 0 से क्लास 1 to 5 में पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका ट्रांसफ़र भी क्लास 1 to 5 के लिए ही होगा। अंतर नियोजन इकाई या अंतर जिला, यानी एक जिला से दूसरे जिला में, या एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र के लिए जो प्रक्रिया होगी उसके संबंध में पहली बात यह है कि शिक्षा विभाग, जो प्रशासनिक विभाग है, एक वेब पोर्टल तैयार करेगा। और वेब पोर्टल तैयार करने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं, अपने जिला का नियोजन इकाई, उस जिले में जितनी नियोजन इकाइयां हैं, उन सभी नियोजन इकाइयों का विषयवार, यानी किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है, और कोटिवार, यानी जनरल कैटेगरी है कि बैकवर्ड है कि शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, किस कैटेगरी में रिक्ति है, किस विषय में रिक्ति है, किस नियोजन इकाई में रिक्ति है, इसका एक समेकित सूचना जो है उस वेब पोर्टल पे अपलोड करेंगे। रिक्त पद की कोटि वही होगी जो उस पद पर पहले से कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष की थी। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। जो बहाली हुई थी उसके लिए रोस्टर पंजी बनी थी, तो उसके अनुसार ही रिक्ति घोषित की जाएगी। इसमें अगर कुछ पदों को नियोजन के लिए विज्ञापित किया जा चुका है तो उनकी गणना नहीं की जाएगी। रिक्ति की घोषणा होने के बाद महिला एवं दिव्यांग जो शिक्षक हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, वे वेब पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए कौन योग्य होगा, इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। पहली शर्त है कि 3 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस उनकी होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि उन पे कोई अनुशासनिक कार्रवाई न हो, वो निलंबित न हो। तीसरी शर्त है कि उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी हो। हम सब जानते हैं कि 2006 से 2015 के बीच जिन लोगों का नियोजन हुआ था, पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगरानी विभाग उन लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। अगर किसी शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच अभी तक नहीं हो पाई है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथी शर्त है कि उन्हें ट्रेंड होना चाहिए, वो प्रशिक्षित हों। पांचवी शर्त है कि आवेदन देने के दिन, जिस दिन वो आवेदन दे रहे हों, उस दिन तक का उनका वेतन का भुगतान हो चुका हो या भुगतान होने की योग्यता हो। इसका मतलब ये हुआ है किसी शिक्षक के वेतन पे अगर रोक लगी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। छठी शर्त ये है कि स्थानांतरण हेतु अधिकतम 3 ही विकल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना विकल्प दे दें, 3 ही विकल्प मिलेगा। और जो अप्लाई करेंगे तो एक श्रेणी के शिक्षक उसी श्रेणी में कई नियोजन इकाइयों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक की श्रेणी का मतलब है 1 से 5 तक के शिक्षक हैं, या क्लास 6 से 8 के शिक्षक हैं, या क्लास 9th से 10th के शिक्षक हैं। तो जिस श्रेणी के शिक्षक होंगे उसी श्रेणी के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकार, यानी जिस नियोजन इकाई में वो कार्यरत हैं उस नियोजन इकाई से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इस एनओसी को वेब पोर्टल पे अपलोड करना होगा। दिव्यांग शिक्षक कौन होंगे? तो वही शिक्षक दिव्यांग शिक्षक माने जाएंगे जिनकी नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पे हुई होगी। यानी नियुक्ति के बाद अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग होता है तो वह इस श्रेणी में नहीं आएगा। आवेदन करने के बाद
उसकी जांच की जाएगी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है वेतन भुगतान पंजी। तो वेतन भुगतान पंजी के आधार पे जिला शिक्षा पदाधिकारी ये निर्धारित करेंगे कि शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचनाएं सही हैं या नहीं हैं। अगर जिला के अंदर ट्रांसफ़र होना है, जैसे गोपालगंज जिले के शिक्षकों का गोपालगंज के अंदर ही दूसरे नियोजन इकाई में, यानी एक पंचायत से दूसरे पंचायत में या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र होना है, तो उसके लिए नोडल पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज होंगे। इसी तरह अन्य जिलों के लिए भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही नोडल पदाधिकारी होंगे। अगर एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र कराना हो तो वहाँ के लिए प्राइमरी के टीचर्स के मामले में नोडल पदाधिकारी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन होंगे, जबकि सेकेंडरी टीचर्स के ट्रांसफ़र के मामले में अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कराना हो तो वहाँ पे नोडल ऑफिसर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन होंगे। एक पद के लिए संभव है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएं, तो एक पद के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आने पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया दी हुई है। कुल 7 आधार दिए गए हैं, जिसमें पहला ये है कि रिक्त पद जिस कोटि का होगा, कोटि मतलब आरक्षण की कोटि, यानी अनरिजर्व्ड है, बैकवर्ड है, एससी है, एसटी है, तो जिस कोटि का होगा उसी कोटि के महिला या दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका या पुस्तकालयाध्यक्ष को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसफ़र में। दूसरी शर्त, दूसरा जो क्राइटेरिया है वह ये है कि दिव्यांग शिक्षिका या पुस्तकालयाध्यक्ष अगर हो तो उसे महिला शिक्षिका या पुस्तकालयाध्यक्ष पे वरीयता होगी। यानी दिव्यांग शिक्षिका है और महिला शिक्षिका है तो किसको वरीयता मिलेगी, दिव्यांग शिक्षिका को पहली वरीयता मिलेगी और उसके बाद दिव्यांग महिला को मिलेगी। पहले दिव्यांग शिक्षिका को मिलेगी, उसके बाद महिला शिक्षिका को मिलेगी। तीसरी जो शर्त है वो है दिव्यांग महिला को दिव्यांग पुरुष पे वरीयता दिया जाएगा। अगर दिव्यांग महिला शिक्षिका है या पुस्तकालयाध्यक्ष है तो उसे दिव्यांग पुरुष पे वरीयता मिलेगी। चौथी शर्त है कि अगर सेवानिवृत्ति 1 वर्ष या उससे कम का समय बचा हो तो उसे वरीयता दी जाएगी। और 5वीं जो प्रायोरिटी की शर्त है वो है कि असाध्य रोग से अगर शिक्षक या शिक्षिका या पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रसित हो, चाहे पति या पत्नी में कोई हो या उसका पुत्र या पुत्री में कोई हो, पुत्र पुत्री मंदबुद्धि हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, तो उन्हें भी वरीयता दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनको देना होगा। छठी शर्त है कि पति पत्नी में से कोई एक अगर केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सेवा में हो या केंद्र सरकार के किसी उपक्रम में वो सर्विस में हो तो वहाँ पे वरीयता मिलेगी। यानी पति जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पत्नी को ट्रांसफ़र कराने का मौका मिलेगा या पत्नी जहाँ पोस्टेड है वहाँ पति को ट्रांसफ़र कराने का मौका मिलेगा। 7वीं शर्त जो है वो है कि सीनियरिटी के आधार पे प्रायोरिटी मिलेगी। और सीनियरिटी के लिए जो शर्त है वो है, पहला शर्त कि नियोजन पत्र जिस दिन निर्गत हुआ था, जिस दिन मिला था, वो तिथि वरीयता का आधार होगी अगर वो ट्रेंड है। अगर ट्रेंड नहीं है, बाद में ट्रेनिंग करते हैं, तो जिस दिन ट्रेनिंग का रिजल्ट आया होगा उस दिन से उनको मिलेगी। और अगर ट्रेनिंग और नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि समान होती है तो फिर देखा जाएगा कि जन्म तिथि में कौन पहले पैदा हुआ था तो उसको मिलेगी। अगर इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी एक ही दिन नियोजन पत्र मिला, एक ही दिन प्रशिक्षण है और जन्म तिथि समान है, तब फिर इंग्लिश डिक्शनरी में देखा जाएगा कि किसका नाम पहले आ रहा है। जिसका नाम पहले आएगा उसको ट्रांसफ़र में प्रायोरिटी मिलेगी। इतने सारे शर्तों को पूरा करने के बाद स्थानांतरण होने वाले जो शिक्षक होंगे उनकी पहचान वेब पोर्टल में ही की जाएगी, एक अलग से सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और फिर वेब जनरेटेड एक सूची मिलेगी जिसे डाउनलोड किया जाएगा। और उस सूची को डाउनलोड करने के बाद जो नोडल ऑफिसर हैं, चाहे वो डीओ हों चाहे डायरेक्टर हों,
इनके द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को सूचित किया जाएगा, यानी जिस नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र कराया जा रहा है उस नियोजन इकाई को सूचना दी जाएगी। और ट्रांसफ़र के संग जो विरमण पत्र दिया जाएगा उसके संग सर्विस बुक भी दी जाएगी जो अपडेटेड होगी, और लास्ट पे स्लिप भी दिया जाएगा जिसको शिक्षक ले जाके नए नियोजन इकाई में योगदान करेगा। और इस बात की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी नए नियोजन इकाई जिस जिला में है उस नियोजन इकाई के जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। जैसे गोपालगंज से जितने टीचर ट्रांसफ़र होकर पटना जाएंगे तो गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। स्थानांतरण के संग एक बहुत निगेटिव बात ये लग रही है मुझे कि सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी। ट्रांसफ़र के बाद जो शिक्षक नए विद्यालय में जाएंगे तो उनकी वरीयता उस विद्यालय में पहले से जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके बाद निर्धारित होगी। तो ये कुछ निगेटिव हमको लग रहा है, यानी ट्रांसफ़र के लिए सीनियरिटी लूज़ करना पड़ेगा। और इस आशय की सूचना जो है घोषणा पत्र वेब पोर्टल में भी अपलोड करना होगा। जो टीचर ट्रांसफ़र के इच्छुक हैं वो लोग ये सूचना अपलोड करेंगे अपनी घोषणा के हम अपनी सीनियरिटी का दावा नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र के बाद स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक स्वैच्छिक स्थानांतरण है, तो अपनी मर्जी से जाने पे यात्रा भत्ता का दावा भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, जो पुरुष शिक्षक के लिए है। ये अंतर नियोजन इकाई यानी एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए हो सकता है। इसके लिए क्या शर्त है? वही जो अभी हमने बताया ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए, वही सारी चीज़ें म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे भी लागू होंगी। यानी शिक्षा विभाग एक वेब पोर्टल तैयार करेगा और ज़िले के अंदर अगर ट्रांसफ़र होना है तो नोडल ऑफिसर डीओ होंगे, ज़िले के बाहर होना है तो प्राथमिक शिक्षा के मामले में डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन होंगे, और सेकेंडरी टीचर के मामले में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन इसके नोडल होंगे। और इसके लिए आवेदन करने के लिए भी शर्तें निर्धारित हैं। पहली शर्त तो यही है कि 3 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या निलंबन नहीं हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त है कि प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी होनी चाहिए। अगर 2006 से 2015 के बीच बहाल शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच नियोजन इकाई या निगरानी विभाग द्वारा नहीं किया जा सका है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। ट्रेंड होना चाहिए। वेतन भुगतान जिस दिन आवेदन कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए उस दिन तक का वेतन भुगतान हो चुका होना चाहिए या होने की पात्रता होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु अधिकतम 3 ऑप्शन दिए जा सकेंगे। आरक्षण कोटि समान होने पे ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, यानी जनरल कैटेगरी का टीचर है तो जनरल कैटेगरी की रिक्ति होगी तभी ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा स्थिति में नहीं होगा। एक श्रेणी के शिक्षक संबंधित यानी उसी श्रेणी के लिए आवेदन करेंगे ट्रांसफ़र का, यानी क्लास 1 to 5 का टीचर अगर कोई है तो दूसरे नियोजन इकाई में भी या दूसरे जिला की दूसरे नियोजन इकाई में भी ट्रांसफ़र के लिए क्लास 1 to 5 के शिक्षक के पद पर ही ट्रांसफ़र हेतु अप्लाई कर पाएगा। वेब पोर्टल पे ही एप्लीकेशन अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन के लिए जो फॉर्मेट होगा वो वेब पोर्टल पे होगा जहां जाके अप्लाई करना होगा। स्थानांतरित होने वाले शिक्षक या शिक्षिका जो हैं उनके लिए जो जोड़ा चुना जाएगा वो भी वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चुना जाएगा। जो भी शिक्षक अप्लाई करेंगे कि हमको वहाँ जाना है या जहाँ भी जाना है, पटना का शिक्षक अगर गोपालगंज जाना चाहे, गोपालगंज का पटना जाना चाहे, तो इसका निर्धारण जो होगा वो वेब पोर्टल के आधार पे ही होगा कि जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ रिक्ति है या नहीं है। फिर डीओ साहब जो है जांच करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद वेब जनरेटेड सूची मिलेगी जिसको डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी संबंधित नियोजन इकाई को सूचित करेंगे और विरमण पत्र के संग सर्विस बुक और लास्ट पे सर्टिफिकेट भी देना होगा जिसको ले जाकर के टीचर नए नियोजन इकाई में योगदान करेगा। इसमें भी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी।
नए नियोजन इकाई में जाने के बाद जो वहाँ पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उसके बाद इनकी वरीयता निर्धारित होगी। स्थानांतरण के लिए यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा और अगर पूरे स्थानांतरण के प्रोसेस में किसी तरह की डिफ़िकल्टीज आती है तो उसका निराकरण प्रशासकीय विभाग यानी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से। अभी ये सिर्फ मार्गदर्शन है और वास्तव में कब से अप्लाई होगा इसकी कोई अभी जानकारी नहीं है। भविष्य में हम लोग इस पे नज़र बनाए रखेंगे। जब सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश आएगा कि वेब पोर्टल तैयार हो चुका है और इस तारीख से इस तारीख तक ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया जा सकता है, तो फिर उसकी जानकारी साझा की जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।